हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग मोरारजी देसाई पीरियड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 एंड फाइनली द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या थी। क्या ऐसी सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट को एक के बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लाना पड़ा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया तो वो नहीं चाहते थे कि इंडियन कंपनीज डेवलप करें, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक सिंपल पॉलिसी फॉलो किया। वो पॉलिसी क्या था, वो चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट करे फिनिश गुड्स को। मतलब कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम सस्ता माल इंडिया से, सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता कच्चा माल इंडिया से खरीद लें और हम जो फिनिश गुड्स को बना रहे हैं वो हम इंडिया में बेच दें ज़्यादा दाम में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ये एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। सो द मेन एम वॉज टू लिमिट इंडिया टू एन एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स wanted to make India exporter of raw material and importer of finished products so that their continuous growth could be assured for the benefit of their home country Britain. Downfall of handicraft industry। देखो, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है उसको टैरिफ फ्री कर दिया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। इंडिया जो इंपोर्ट कर रही है फिनिश गुड्स को बाहर देशों से उसको भी टैरिफ फ्री कर दिया, उस पर भी भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बाहर देशों में बेचा जा रहा है, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दिया ब्रिटिशर्स ने। मतलब उसमें ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ये एक रीज़न था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। दूसरा क्या रीज़न था, ब्रिटिशर्स की जो मशीन मेड गुड्स थी, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में मशीन मेड गुड्स को बेचते थे, वो मशीन मेड गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है वो मशीन मेड गुड्स के साथ compete नहीं कर पाते थे। ये भी एक रीज़न था फॉर द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मैंने आपको बताया। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इंडिया में पनपे। कैपिटल गुड्स क्या होता है, विच कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर अदर गुड। जैसे कि मशीन एक कैपिटल गुड है, आप मशीन से बाकी सामानों को बना सकते हो। तो ऐसे हैवी इंडस्ट्रीज़ को, ऐसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पनपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया हम पे डिपेंडेंट रहे। इंडिया को जब भी कैपिटल गुड्स चाहिए तो इंडिया हमसे इंपोर्ट करे। इसी रीज़न के वजह से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को भी नहीं पनपने दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में पूरा बर्बाद था, अच्छे से डेवलप नहीं था, सिर्फ रेलवेज डेवलप था। वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए ही रेलवेज डेवलप किया था कि हमें जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो रेलवेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। ये The British rulers allowed the industrialists to export raw materials from India for free and import British final goods to India for free. However, they imposed a heavy duty on the export of handicrafts from India. जो handicraft products इंडिया से बाहर देशों में बेचा जा रहा है उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसी स्थिति में नेहरू गवर्नमेंट लेके आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। अब नेहरू गवर्नमेंट डरी हुई है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्थिति इतना खराब है। तो नेहरू गवर्नमेंट के सामने दो ऑप्शन था। क्या दो ऑप्शन था? सबसे पहला ऑप्शन तो ये था कि वो रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करे, वो खुद इंडस्ट्री सेटअप करे, ये एक ऑप्शन था।
या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दे कि तुम रिसोर्सेज को कंट्रोल करो, तुम इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। लेकिन नेहरू गवर्नमेंट को डर था, क्या डर था? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति भी ठीक नहीं है और हमारा जो एक्सपीरियंस था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो भी ठीक नहीं है। तो क्या हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए? क्या ये रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंपना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। सोशल वेलफेयर को वो ध्यान में नहीं रखेंगे। हो सकता है ये जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, ये जो रिसोर्सेज है उसका बेनिफिट जो पुअर है, वीक है, वल्नरेबल है, मार्शलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक हो सकता है ये रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं पहुंचे। इसलिए सबसे बड़ा सवाल वाइल फॉर्मुलेटिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 नेहरू गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करें, क्या हम इंडस्ट्रीज को खुद सेटअप करें या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कोई प्राइवेट पार्टी को दें। तो जवाहरलाल नेहरू बेसिकली बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो सरकार कंट्रोल करे, गवर्नमेंट, स्टेट कंट्रोल करे, वो ऐसा चाहते थे। क्योंकि वो डरते थे कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रिसोर्सेज की जिम्मेदारी दे तो हो सकता है वो जो रिसोर्सेज का बेनिफिट है वो सब लोगों तक नहीं पहुँचे। और एक ग्रुप था, वो ग्रुप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का अलग सोच था, वो चाहते थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पब्लिक सेक्टर, जितना सरकार का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही प्राइवेट पार्टी का भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर शुड को एग्जिस्ट, बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मानना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन सब परिस्थितियों में आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। तो क्या किया गया? देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 ने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया 4 ब्रॉड कैटेगरीज में। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, दूसरा बेसिक और की इंडस्ट्रीज, तीसरा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और चौथा अदर इंडस्ट्रीज। तो ये जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट। ये जो इंडस्ट्रीज थी इट वॉज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेटअप कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वॉज नॉट अलाउड। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या था? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज का। इट इंक्लूडेड 3 इंडस्ट्रीज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मोनोपोली। सेंट्रल गवर्नमेंट का मोनोपोली था। ये जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि रेल चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ही रहेगी। तो ये सबसे पहला कैटेगरी था स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। दूसरा बेसिक और की इंडस्ट्रीज। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, प्राइवेट सेक्टर अगर तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, अगर तुम इंडस्ट्री सेटअप कर चुके हो, ठीक है तुम कंटिन्यू करो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन आगे अगर कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप होगी तो हम भी वो सेटअप करेंगे। मतलब कि देखो, जैसे कि हम, अगर तुम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तुम करो, लेकिन बीएसएनएल भी साथ में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। या फिर टाटा कंपनी, तुम भी स्टील बनाओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी भी स्टील बनाएगी। मतलब ठीक है तुम भी बनाओ, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी वो चीज़ बनाएंगे, हम भी वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो ये दूसरी कैटेगरी थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन अलाउ था। जैसे कि कोल में, आयरन में, स्टील में, मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग एटसेट्रा, ये सब इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब सरकार और निजी कंपनी दोनों का पार्टिसिपेशन अलाउ था। दिस इंडस्ट्रीज वेर टू बी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउएवर द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज वेर अलाउड टू कंटिन्यू। तो ये दूसरा कैटेगरी। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री विच वॉज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेटअप कर सकती है। दूसरा बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट कर सकती है, दोनों ही इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है, फैक्ट्री खोल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तीसरा कैटेगरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देखो इट इंक्लूडेड 18 इंडस्ट्री, जैसे कि शुगर, cotton textile, woolen industry, cement, salt, etc. These industries continue to remain under the private sector. However, the central government, in consultation with the state government, had general control over them. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउड है इस कैटेगरी में, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो रेगुलेट कर सकती है। ये हो गया थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी अदर इंडस्ट्रीज, बाकी जो भी इंडस्ट्रीज बच गई दे वर थ्रोन ओपन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ था कि ठीक है भाई, तुम्हें इंडस्ट्री सेटअप करना है तो तुम कर लो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा गया अंडर द कैटेगरी ऑफ
अदर इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 ने इंडस्ट्रीज को 4 भागों में बांटा, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो हमें क्या देखने को मिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 में कि यहाँ पे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पे तो ध्यान दिया ही जा रहा है। कैसे? क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है उनको रिजर्व किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उस पर तो फोकस है ही। प्लस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट करो, तो उस पर भी ध्यान रखा गया, उस बात पे भी ध्यान रखा गया। देखो आप यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी है ये बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रही है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया है। तो दोनों का बैलेंस है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इज अ बैलेंस ऑफ बोथ, दैट इज सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया है, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने एम्फसाइज किया कि हमें जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, उनको रिजर्व करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उस पर भी ध्यान रखा गया। तो दोनों का बैलेंस है इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया 3 शेड्यूल्स में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए विच कवर्स पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी और ये इंडस्ट्रीज वेर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दिस इंडस्ट्रीज कुड बी सेट अप ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्री सिर्फ उसे गवर्नमेंट ही खोल सकती है। विमान उड़ाना है सिर्फ एयर इंडिया उड़ाएगी, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना सिर्फ BSNL प्रोवाइड करेगा, स्टील बनाना सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगी, इंडिया लिमिटेड बनाएगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन अलाउ था अंडर द इंडस्ट्रीज विच वेर कैटेगराइज्ड अंडर शेड्यूल ए। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी कवरिंग मिक्स सेक्टर। मतलब यहाँ पे वही बात है, पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया है। वेयर डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूनिट्स वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन वॉज ऑल्सो अलाउड। अगर कोई न्यू एंटरप्राइज सेटअप करना है भाई गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी मना नहीं किया गया, भाई तुम भी कंटिन्यू करो। शेड्यूल सी में ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर फ्यूचर डेवलपमेंट वुड इन जनरल बी लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉलिसी कैसे डिफरेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, ये हमें जानने की जरूरत है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला शेड्यूल ए एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेड्यूल बी मिक्स सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टी बोथ कैन पार्टिसिपेट, शेड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच कुड बी सेटअप बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे उतना ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वो तो सरकार ने अपने हाथों में ले ली, बाकी जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रख ली। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल दिया। 1948 में तो मिक्स्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा 17 इंडस्ट्रीज अपने लिए रिजर्व कर ली। तो देखो तो क्या लिमिटेशन था, देखो ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, द स्टेट वॉज ओवरबर्डन एंड इट्स फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज वॉज ओवरस्ट्रेन्ड एज द रेजोल्यूशन एम्फसाइज द सेटिंग अप ऑफ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो था वो गवर्नमेंट का था। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हम बोल सकते हैं ये, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर ली। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। उसके बाद दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये पॉलिसी के अनुसार गवर्नमेंट ने बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुड्स आप जो भी मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, मतलब आप उतना ज़्यादा इंपोर्ट मत करो। जो गुड्स आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो आप उसको करो, इंपोर्ट को आप कम करो। सो फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956
फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंटेंडेड एट प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट। देखो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये बोल रही है कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक कमेटी बैठाई, वो कमेटी का नाम था कार्वे कमेटी। क्या नाम था? कार्वे कमेटी। ये कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें छोटे उद्योग को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ compete नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1955 में कार्वे कमेटी बैठाई और ये कार्वे कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 504 आइटम्स वे रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन इन दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कि ये जो आइटम्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है, इट कैन ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट्स को रिजर्व करना, मतलब रिजर्व करने का मतलब ये होता है ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है। अचार बनाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। अगरबत्ती बनाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। पापड़ बनाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। मतलब कि इसमें ना प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है, ना ही कोई सरकारी कंपनी घुस सकती है। ये सब जो सामान है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। ये काम किया सरकार ने ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कार्वे कमिटी इन द ईयर 1956. So in 1955, Planning Commission set up a committee on village and small scale industry, popularly known as Karve Committee. तो ये काम किया गया in order to protect these small scale industries. उसके बाद देखो ये जो एक्ट आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, इस एक्ट के अनुसार कंपलसरी लाइसेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि देखो अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ईदर टू सेटअप एन एंटरप्राइज और टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, या तो वो अपना बिजनेस को सेटअप कर रही है, या तो फैक्ट्री सेटअप कर रही है, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, दोनों ही कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग है। मतलब कि ये जो प्राइवेट पार्टनर है, ये जो प्राइवेट एंटिटी है, जब भी 1 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करी है ईदर टू सेटअप एंटरप्राइज और टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, दोनों ही कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग है। मतलब कि प्राइवेट पार्टी को लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। सो 70 इंडस्ट्रीज लिस्टेड अंडर द एक्ट। तो ये 70 इंडस्ट्रीज अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर ये 70 इंडस्ट्रीज में घुस रही है तो उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा अंडर द कंपलसरी लाइसेंसिंग। क्योंकि कंपलसरी लाइसेंसिंग मतलब अगर आप ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख या उससे ज़्यादा, उस कंडीशन में प्राइवेट पार्टी को गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा 70 इंडस्ट्रीज के लिए किया गया। गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सप्लाई ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज यूनिट्स। इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस इन ऑर्डर टू ओपन न्यू इंडस्ट्रीज, क्या या तो आप न्यू इंडस्ट्रीज खोल रहे हो और टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन, या आप एक्सपैंड कर रहे हो, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दोनों ही कंडीशन में, या तो आप खोल रहे हो या तो आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, दोनों ही कंडीशन में आपको गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस की ज़रूरत है। अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉज अ प्री रिक्विजिट। ठीक है, चलो। So Industrial Policy Resolution of 1956 advocated the policy of protection as endorsed by Karve Committee to improve the economic feasibility and competitive power of the small scale industries. The Industrial Policy Resolution of 1956 came in for sharp criticism. क्या criticism था? From the private sector, since the resolution reduced the scope for the expansion of the private sector significantly. मैंने आपको क्या बताया कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने रिस्ट्रिक्ट किया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को। सो इट बेसिकली रिड्यूस द स्कोप फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर significantly. The sector was kept under the state control through a system of licenses. मैंने आपको क्या बताया कि 70 इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दिया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1973। देखो इस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति है वो ठीक नहीं थी, फूड शॉर्टेज था, इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ गया था, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स डिप्लीटेड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसीलिए गवर्नमेंट अब ध्यान देना चाहती थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करें। मतलब कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बनाओ जो
ट्रैक्टर सप्लाई करे, जो ऐसे मशीन बनाए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आए, जो इरिगेशन इक्विपमेंट्स को बनाए, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करे, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर अ क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. An exhaustive analysis of the industrial products was made to identify products which are capable of being produced in the small sector. The list of industries exclusively reserved for the small scale sector was expanded from 18 items to more than 500 items. तो इतनी सारे जो items है उसको रिजर्व कर दिया गया था in order to protect the small scale industry. स्पेशल लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. तो जो छोटे उद्योग है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा. फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 वॉज चॉक्ड आउट बाय अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी विद एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिस्ट प्रिंसिपल टुवर्ड्स द इकोनॉमी. अब यहाँ पे क्या फोकस किया जा रहा है कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप में बांटा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को. कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर, टाइनी सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1980. अब यहाँ पे प्रमोट की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कि भाई हम फॉरेन निवेश को अलाउ करते हैं. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वो सिंप्लीफाइड. ओवरऑल लिबरल एटीट्यूड फॉलो टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को फिर से अलाउ किया गया गवर्नमेंट द्वारा. प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस वॉज ऑल्सो गिवन एम्फेसिस. तो एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई किया गया. तो ये सब चीज़ें की गई अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980. तो अब हम लोग करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या स्थिति थी 1991 में कि गवर्नमेंट को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाना पड़ा. सबसे पहला रीज़न है गल्फ वॉर. अब आप सोचोगे कि अगर गल्फ कंट्री में वॉर हो रहा है तो उससे इंडिया को क्या लेना देना है. जो भी इंडियन सिटीजन बाहर देशों में जाके काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर पैसा भेजेंगे, इंडिया में पैसा भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजेंगे, तो इंडिया रेमिटेंस रिसीव कर रहा है. जो इंडियन सिटीजन बाहर देशों में जाके काम कर रहे हैं, यहाँ इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, डॉलर में भेज रहे हैं या जो भी फॉरेन करेंसी में भेज रहे हैं, तो अगर गल्फ कंट्री में वॉर होगा तो वहाँ से जो रेमिटेंस आता था वो कम हो जाएगा. हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है. उस टाइम भी करता था, आज भी करता है. फॉर द ईयर 2020-21 इंडिया इंपोर्टेड अराउंड 85% ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट. तो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है. तो जब गल्फ कंट्री में वॉर होगा तो यहाँ पे तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा. So the international market price for the crude oil will increase due to Gulf War. Gulf War की वजह से प्राइस बढ़ गया, मतलब कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया. हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगा. हम जो रेमिटेंस रिसीव करते थे वो कम हो गया. डॉलर देश में आ रहा था, फॉरेन करेंसी आ रहा था, वो कम हो गया और हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया. मतलब हमारा इनफ्लो जो है वो कम हो गया और जितना पैसा देश से बाहर जा रहा है वो ज़्यादा हो गया, आउटफ्लो ज़्यादा हो गया. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अफेक्ट होगा. तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. फिर गल्फ वॉर, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेस रिलायंस ऑन इम्पोर्ट. हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ते जा रहा है. अब जब हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ते जा रहा है तो भाई ये इम्पोर्ट का हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना. इम्पोर्ट ऐसे फ्री में तो करेंगे नहीं, हमें पेमेंट करना होगा. हमें मतलब आरबीआई को पेमेंट करना होगा. अब आरबीआई कैसे पेमेंट करेगा? या तो उधार लेगा या तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ करके पेमेंट करेगा. तो ये इम्पोर्ट बिल बढ़ने के कारण अब आरबीआई को अपने फॉरेन एक्सचेंज में से निकालना पड़ रहा था. तो डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. क्यों? क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज़ हो रहा था इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट. तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कम होता जा रहा था. क्यों कम होता जा रहा था? क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा था, हमारा आउटफ्लो बढ़ रहा था, इनफ्लो उतना नहीं था. हम उतना डॉलर नहीं रिसीव कर रहे हैं जितना डॉलर देश के बाहर जा रहा है. तो हमें पेमेंट तो करना होगा ना. हम इतना इम्पोर्ट तो कर लिए, अब इम्पोर्ट फ्री में करेंगे नहीं, हमें करना होगा पेमेंट. तो पेमेंट करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई के पास उतना डॉलर नहीं है. क्यों डॉलर नहीं है? क्योंकि इनफ्लो तो उतना हुआ ही नहीं है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है. तो पेमेंट
पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आरबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बोरो करेगी, वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो करेगी, यूएसए से बोरो करेगी, जापान से बोरो करेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अपना विदेशी भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें से पैसा निकालेगी और पेमेंट करेगी। तो पेमेंट करने के चक्कर में आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट हुआ। The foreign exchange reserve had dried up to the point that India could barely finance 3 week worth of import. इतना कम हो गया फॉरेन एक्सचेंज कि हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था कि हम 3 हफ्ते का जो इम्पोर्ट है उसका पेमेंट कर पाए, सिर्फ उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 16% तक महंगाई पहुंच गई थी। 16% वॉज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। डिसमल परफॉर्मेंस बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आप लोगों ने देखा कि 1956 पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया पब्लिक सेक्टर यूनिट को, बहुत ज़्यादा सरकारी कंपनी को प्रमोट किया, लेकिन 1991 तक आते आते ये जो सरकारी कंपनी की परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत सारी रीजन्स के वजह से। रेड टैपिज्म था, इंटरफेरेंस था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, इनएफिशिएंसी था, बहुत सारी रीजन्स की वजह से ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो गई थी। द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट रोज फ्रॉम 9% ऑफ द जीडीपी इन 1980 to 81 टू 10.4%। तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना पहुंच गया था, 12.7% तक पहुंच गया था इन द ईयर 1990 to 91। गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो उधार है वो 13% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया था, इतना ज़्यादा उधार हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा उधार तो ले लिया, अब उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। आप किसी से उधार ले रहे हो तो आपको उसका इंटरेस्ट तो पे करना होगा। तो इन सब कारणों के चक्कर में गवर्नमेंट का जो पैसा है वो ख़त्म होते जा रहा था, गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर ये जो सरकारी कंपनी है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इन सब रीजंस के वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम लेके आएंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट पहले क्या करी थी, ये 1991 के पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को अपने लिए रिजर्व करके रख लेती थी कि ये इंडस्ट्री सिर्फ हम सेटअप करेंगे, हम ही जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बीएसएनएल ही सिर्फ टेलीकॉम, विमान उड़ाएगा तो सिर्फ एयर इंडिया ही उड़ाएगा, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अपने लिए रिजर्व कर दे रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी अलाउ करेंगे, अब हम इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, अब हम इतना रेगुलेशन नहीं रखेंगे, हम ये रिस्ट्रिक्शन को कम करेंगे, हम ये रेगुलेशन को कम करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब हम डी रेगुलेशन करेंगे। क्या टर्म यूज किया गया? डी रेगुलेशन। ठीक है, सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इट इज बेसिकली eliminating or reducing the restriction by the government. It is a broad term that refers to the practice of making laws, systems or opinions less severe, usually in the sense of eliminating certain government regulation or restriction. भाई हम पहले प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं कर रहे थे, हम उतने लिबरल नहीं थे पहले, लेकिन अब हम लिबरल होंगे, अब हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अलाउ करेंगे इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में हम अलाउ करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम अलाउ करेंगे। ठीक है, वेर इट रिफर्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया वो किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करना। पहले आप लोगों ने देखा कितना 70+ इंडस्ट्रीज़ में कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दी थी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने देखा IRDA एक्ट में 1951 वाले में, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कम किया। द पॉलिसी एलिमिनेट्स द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। तो सिर्फ सब प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एलिमिनेट कर दिया गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंसिंग को रखा गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ में। बाद में उसको कम करके 3 किया गया और अब तो 2 है। अब ऐसी सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ है विच इज़ रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली। तो वो 2 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? एक तो कोर रेलवेज है और एक एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये 2 इंडस्ट्रीज ही है अब जो कि रिजर्व है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कोर रेलवेज,
मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ है, लेकिन जो कोर रेलवेज है उसमें गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व करके रखी है वो पार्ट, और जो एटॉमिक एनर्जी है वो भी गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व किया। मतलब 2 इंडस्ट्रीज इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कोर रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम किया गया, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए किया गया, उसके बाद 3 के लिए किया गया, और अब तो 2 है। अब 2 इंडस्ट्रीज है विच इज रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कोर रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 इंडस्ट्रीज थी जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी, उसके बाद उसको कम करके 3 किया गया, और अब तो 2 है। ठीक है, 3 किया गया, 3 जैसे कि रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, और अब रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी को ही रखा गया जिसमें कि इसमें है कोर रेलवेज। तो अब सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है फॉर द पब्लिक सेक्टर, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नाउ डी रिजर्व। तो हम लोगों ने देखा जो बहुत सारे गुड्स जो कि रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उसको भी डी रिजर्व किया गया, मतलब उसको भी हटाया गया गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों ने देख लिया, सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम किया गया, पहले 5 इंडस्ट्रीज, फिर 3 इंडस्ट्रीज, और अब 2 इंडस्ट्रीज है। कौन कौन सी? कोर रेलवेज और डिफेंस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, वही मतलब है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो इतने सारे प्रोडक्ट्स, मोर देन 500 प्रोडक्ट्स वे रिजर्व्ड फॉर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको डी रिजर्व किया गया गवर्नमेंट द्वारा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देखो पहले फॉरेन बैंक्स को अलाउ नहीं किया जाता था, अब फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया जाता है, जैसे कि HSBC बैंक है, सिटी बैंक है, फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दिया प्राइवेट बैंक्स को कि आप जो है शेयर मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, वो भी परमिशन दी गई। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, FDI गवर्नमेंट ने अलाउ किया, बहुत सारे सेक्टर्स में आज FDI अलाउड है। रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज, जो SLR है उसको कम किया गया फ्रॉम 38.5% टू 25%, अब तो और कम कर दिया गया है। कैश रिजर्व रेशियो वॉज ऑल्सो लोअर्ड फ्रॉम 15% टू 4.1%, तो इतना CRR पहले बैंक को मेंटेन करना पड़ता था, वो भी गवर्नमेंट ने कम किया। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब जो है पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती थी इंटरेस्ट रेट को कि बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो सब होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इंटरेस्ट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी, तो रुपी को डी वैल्यू किया गया, मतलब कि मान लेते हैं कि अगर आज $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ है, कल अगर $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी। और ये रुपी डी वैल्यू करने के कारण क्या होता है ना कि जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ता हो जाता है और इम्पोर्ट महंगा हो जाता है। क्या होता है रुपी डी वैल्यू करने के कारण? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा और हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। कैसे? सपोज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर पहले हमें $1 के लिए 70 रुपीज़ देना पड़ रहा था, आज अगर हमें $1 के लिए 80 रुपीज़ देना पड़ा है, मतलब हमें ज़्यादा पे करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। इन ऑर्डर टू गेट $1 वी आर सपोज टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो हमारे लिए तो इम्पोर्ट महंगा हो गया ना। पहले हम $1 में, सपोज पहले हम $1 में 1 बैरल क्रूड ऑयल ले आ रहे थे, ठीक है, और इसके लिए हम 70 रुपीज़ पे कर रहे थे। आज हमें 1 बैरल क्रूड ऑयल के लिए $1 ही पे करना पड़ रहा है, लेकिन वो $1 के लिए हमें 80 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। पहले 1 बैरल $1 में हमें 70 रुपीज़ में मिल जा रहा था, आज हमें $1 के लिए 80 रुपीज़, मतलब हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो हमारे लिए इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा ना। तो रुपी डी वैल्यू करने का कारण क्या था गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करें, हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों से इम्पोर्ट करें, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट इसलिए इंपोर्ट को महंगा कर रही है। किस तरीके से गवर्नमेंट इंपोर्ट को महंगा कर रही है? रुपी को डी वैल्यू करके। रुपी को डी वैल्यू करना मतलब पहले $1 इक्वल्स टू अगर 70 था, आज अगर $1 इक्वल्स टू 80 हो गया, मतलब कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू गेट $1। तो हमारे लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, तो अब हम इंपोर्ट कम करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो सस्ता हो गया। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए
और इंपोर्ट को कम करने के लिए रुपी को डीवैल्यू किया गया गवर्नमेंट द्वारा। क्यों गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इंडिया में पनपे। हम जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इंडियन कंपनीज हैं हम उसका सामान ज़्यादा खरीदें। भाई हम क्यों इंपोर्ट करें बाहर देशों से, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो गवर्नमेंट चाहती थी उस टाइम भी कि इंडिया में ही गुड्स जो है गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो। इसीलिए इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो एक्सचेंज रेट है विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या किया गवर्नमेंट ने? एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, रिलैक्सिंग इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होता था कि आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो अब ये रिस्ट्रिक्शन को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया अंडर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटी टू अ नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट जब अपने ओनरशिप को कम करती है, देखो एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट और एक टर्म होता है प्राइवेटाइजेशन। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लेते हैं कोई सरकारी कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें गवर्नमेंट 100% मालिक है, मान लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो सरकारी कंपनी है ये घाटे में जा रही है या ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमें जो है मुनाफा नहीं हो रहा है, तो हम ये सरकारी कंपनी को बेच देते हैं, हम इसके शेयर्स को बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसके 30% शेयर्स को बेच देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कितना बचा? 70% बचा। तो 70% गवर्नमेंट के पास है और 30% कोई प्राइवेट पार्टी को बेच दिया, तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे। प्राइवेटाइजेशन हम लोग तब बोलते हैं जब गवर्नमेंट मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग कोई प्राइवेट पार्टी को बेच दे। जब गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा शेयर्स कोई प्राइवेट पार्टी को बेच दे और गवर्नमेंट के हाथ में कोई मैनेजमेंट कंट्रोल भी नहीं बचेगा, तब जब गवर्नमेंट अपने मेजॉरिटी शेयर्स को कोई प्राइवेट पार्टी को बेच देगी, गवर्नमेंट के हाथ में मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं बचेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, तब तक तो हम लोग उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तब तक जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट अपना शेयर होल्डिंग 51% से कम कर दे, 51% से कम कर दे, सपोज 49% गवर्नमेंट का है और 51% कोई प्राइवेट पार्टनर का है, तो वैसे ही हम लोग इसको प्राइवेटाइजेशन बोल देंगे। मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% गवर्नमेंट मालिक थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका 49% जो है वो अपने पास रखा और 51% किसी प्राइवेट पार्टी को बेच दिया। मतलब कि अब क्या हो रहा है? अब गवर्नमेंट का इस कंपनी पे कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स बेच देती है कोई प्राइवेट पार्टी को, तब गवर्नमेंट के हाथ में उस कंपनी का कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रह जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जब तक गवर्नमेंट के पास 51% एटलीस्ट है उस कंपनी का, तब हम लोग उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, तब तो गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट कंट्रोल है। जैसे ही गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 51% से कम हो जाएगा, तब हम लोग उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि तब गवर्नमेंट के हाथ में मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रह जाता है उस कंपनी का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइजेशन के? इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी? क्यों गवर्नमेंट अपने मेजर शेयर्स को कोई प्राइवेट पार्टी को बेच देगी, अपने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को बेच देगी? क्यों गवर्नमेंट ऐसा करेगी? इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, रेज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, डाइवर्सिफाइड फंक्शनिंग के लिए। तो इन सब रीजंस के वजह से जो है गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने दरवाजे खोल देना। आप
इंडियन कंपनी बाहर जाके निवेश करेगी, बाहर जाके फैक्ट्री खोलेगी, ठीक है। बाहर की कंपनी जो है यहाँ आके अपनी फैक्ट्री खोलेगी, यहाँ पे निवेश करेगी। LG आएगा, सैमसंग आएगा जो साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे आ रही है। मैकडोनल्ड्स इंडिया में आ रहा है जो कि USA बेस्ड कंपनी है। स्टारबक्स इंडिया में आ रहा है। तो आप जो है अपने जो ट्रेड बैरियर्स जो आपने रखा था पहले कि हम बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे, इन सब ट्रेड बैरियर्स को जब आप हटा रहे हो, मतलब आप अलाउ कर रहे हो, क्या चीज़ अलाउ कर रहे हो आप फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को अलाउ कर रहे हो, आप सर्विसेज को अलाउ कर रहे हो, आप बाहर के बैंक को अलाउ कर रहे हो। भाई HSBC बैंक तुम इंडिया में आके अपने ब्रांचेस को खोल सकते हो, भाई सिटी बैंक तुम इंडिया में आ सकते हो जब आप कैपिटल को अलाउ कर रहे हो, जब आप टेक्नोलॉजी को अलाउ कर रहे हो। भाई IBM कंपनी तुम इंडिया में आ सकते हो, तुम अपनी टेक्नोलॉजी साथ ला सकते हो जब आप आइडियाज़ को, मतलब जब आप इन चीज़ों के फ्री फ्लो को अलाउ कर रहे हो, जब आप कोई ऐसा बाउंड्री नहीं रखे हो, आप अपने दरवाजे खोल दिए हो, तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ द flow of financial products, goods, technology, information and jobs across the national boundaries and culture. In economic terms, it describes an interdependence of nations around the globe fostered through free trade. Globalization refers to the integration of economy with the world economy. It is a multifaceted aspect. ये multifaceted aspect है, मतलब कि globalization मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम goods के transaction को बढ़ा दिए, नहीं, हम दूसरे देशों के साथ बाकी चीज़ों के भी transaction को बढ़ाते हैं। यहाँ के लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये सब आता है ग्लोबलाइजेशन में, सिर्फ गुड्स नहीं आता है, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी, आइडिया, सब कुछ आता है ग्लोबलाइजेशन में। सो इट इज़ अ मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी बहुत है। कैसे है? जब बाहर की कंपनी यहाँ आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, वो अकेले तो नहीं आ रही है, वो अपने टेक्नोलॉजी को लेके आ रही है साथ। यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है, हमारे को नया नया टेक्नोलॉजी मिल रहा है, नए लोगों से सीखने को मिल रहा है। तो बहुत फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स पढ़ लिया, जो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।